हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूपीएससी प्लेटफॉर्म। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौर्य एम्पायर का। हमने ऑलरेडी 3 वीडियो किया है और इसमें हम वीडियो में बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। हम उसके पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे, किस तरह से उन्होंने शासन किया, उनका क्या कार्यकाल रहा और क्या-क्या चीज़ें उन्होंने की। उन सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस दोनों वीडियो, इस चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार वाले इस वीडियो के बाद हम जो हमारा वीडियो आने वाला है वो आएगा अशोक और उसके उत्तराधिकारी का वीडियो। इससे हमारा जितने भी पॉलिटिकल सिनेरियो होगा हमारा मौर्य एम्पायर का वो खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके प्रशासन की ओर चलेंगे, मौर्य साम्राज्य का क्या प्रशासन था। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसमें सवाल बहुत ही ज़्यादा आता है। इसके बाद जितने भी चैप्टर हैं एंशिएंट हिस्ट्री के वो बहुत ही उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब उनमें सवाल का जो वेटेज है वो बहुत ही कम आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, हम मौर्य एम्पायर के बारे में। तो हम बांट बांट के पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या क्या चीज़ें हुई, बिंदुसार के समय क्या क्या चीज़ें हुई, और फिर अशोका और दशरथ और बृहदत्त द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करेंगे, इसके अगर हम डेट को देखेंगे तो 324 से 321 के बीच बीच में हम देखते हैं। 324 और 321 ये दो डेट मेंशन होता है बहुत सारे बुक में, और 297 बीसी लास्ट। ठीक है, तो इसमें आपको डेट्स के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है। ये दोनों डेट आपको ध्यान में रखना। आपके ऑप्शन में इस तरह से नहीं आएंगे कि आपको 321 297 दे दे, इस तरह से नहीं आएंगे। और ये डेट आप समझ सकते हैं कि कंफर्म नहीं है, मतलब बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों की बात कर ले, जैन ग्रंथों की बात करें तो उसमें अलग अलग डेट मेंशन है। तो इससे यहाँ पे एक निष्कर्ष निकल के आता है 324 321 से लेकर 297 यूबीसी तक। तो चंद्रगुप्त को मौर्य को पढ़ने के पहले हम एक थोड़ा सा बैकग्राउंड की अगर बात कर लें, पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर लेंगे थोड़ा सा। तो हम देखेंगे, पहले बात क्या देखेंगे कि देखिए, सॉरी, ये अगर हम बात करें उस समय की, अगर हम बात करें उस समय की अगर मैप, तो हम अगर यहाँ पे मैं डाल लेता मैप तो सही रहता है, लेकिन ऐसे हम अगर बात करेंगे, मैं इधर मैप बनाता हूँ। ओके, एक रफ स्केच में मैप बना दिया हूँ। चलिए इस चीज़ को समझना आपको। तो देखिए, बहुत ही गंदा मैप है बट इसको समझना आपको। इस पेंसिल से इस तरह टाइप का ही मैप बन सकता है, ज़्यादा सही तो इस मैप बनेगा नहीं इससे। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे, ये हमारा अगर हम बात करेंगे तो सिकंदर जो उसमें निकला था विश्व विजय के लिए, सिकंदर जो उसमें निकला था विश्व विजय के लिए, तो आपको पता है इस इधर वाले एरिया तक सिकंदर पहुंच गया था। ठीक है, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था हालांकि। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक एरिया था, एक उस एरिया का मैं अगर नाम लिख दूं तो उस एरिया का नाम था गांधार। क्या नाम था? गांधार। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला था, और तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो वहां पर एक प्रधानाचार्य की अगर बात कर ले, वहां पर एक टीचर की बात कर ले, तो वो उनका नाम था चाणक्य। तो जब भी हम पूरे मौर्य साम्राज्य की कल्पना भी करते हैं ना, तो चाणक्य नाम का एक आपको नाम मिलता है देखने को। ठीक है, तो चाणक्य यहाँ पे था। तो जब ये चीज उसको पता चला कि यहाँ पर अटैक होने वाला है, भारत को ऊपर विश्व विजयी करने के लिए सिकंदर निकल पड़ा है, तो उस चीज के लिए वो यहाँ पर आपको उस समय मगध में शासन किसका था? बहुत ही भोग विलासी राजा, जिसे कोई मतलब नहीं था राजपाट से। इसको पूरे अपने पिता के संपत्ति के रूप में पूरा राजपाट मिला था। इसको कोई मतलब नहीं था, भोग विलासी राजा था, कोई मतलब इसको नहीं था। इसे आया इन्फॉर्मेशन, चाणक्य बोलता है इसको कि ऐसा होने वाला है, आप इस चीज को देखिए। तो यही इसको अपमान करता, बोलता है कि तुम हमें बताओगे क्या होने वाला नहीं होने वाला है। इस तरह का ये राजा ही था, तो अपमान करता है। और ये चाणक्य का जो अपमान होता है, तो चाणक्य उस समय से ही ठान लेते हैं कि जब तक मैं इस आदमी को हटाऊंगा नहीं, अगर इस आदमी को मैं नहीं हटाता हूं, तो पूरा जो ये अखंड भारत का जो सपना देख रहा था चाणक्य, कहीं ना कहीं वो बर्बाद हो जाता, पूरे सब इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाते। तो इस समय वो सपना देखता है, वहां जब निकलने के क्रम में, जब यहाँ से वो निकलते हुए रहते हैं, तो रास्ते में ये गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कुछ बच्चों का ग्रुप होता है जो कुछ गेम खेल रहे होते हैं। ठीक है, उस गेम का मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ,
राजकीलम, उस गेम का नाम था राजकीलम। और उस गेम का, अगर इस गेम, ये इस तरह का गेम था राजकीलम कि इसमें कुछ बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे, एक बच्चा राजा बना हुआ है जो न्याय देगा, कुछ बच्चे चोर हैं, कुछ बच्चे उसमें सिपाही बने हुए। तो उसमें एक अपराधी को लेके आया था, मतलब बच्चा हीरो में आया था। एक तरह खेल है, उसमें जो अपराधी का काम था वो देशद्रोह था। क्या था वो? देशद्रोह किया था। तो राजा के सामने लाया था, मतलब बच्चा था वो जो राजा बना हुआ था, उस बच्चे के सामने। तो बोला कि इसका जो सजा क्या होगा, तो बोला कि मृत्युदंड। क्या होगा? मृत्युदंड। अब इस चीज को देख के बहुत ही प्रभावित होते हैं चाणक्य कि ये भाई कौन सा बच्चा, इसके पास इतना दिमाग है कि वो देशद्रोह का सजा को मृत्युदंड दे रहा है, जो कि एकदम वास्तविक रूप से सही है। कोई देशद्रोह करता है तो उसका सजा उसमें के टाइम में मृत्युदंड बहुत ही एक तरह से का कहने का मतलब सही था। तो उस समय उस बालक को समझ लीजिए 1000 कास्पर्ण, ये उस समय का आप समझ सकते हो, उस समय का ये मुद्रा था। 1000 कास्पर्ण दे के उसके माता पिता की अनुमति से ले चला जाता है, उसको बोलता है, और उसको हर चीज का शिक्षा देता है। दंड शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, मतलब एक एक चीज आप सोच सकते हो कि एवरी नॉलेज, हर एक चीज का शिक्षा उसको तक्षशिला में देता। और वही बालक क्या बना है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों देता शिक्षा आपको पता होगा, कहीं ना कहीं इसमें चाणक्य चाहता था इस घनानंद को हटा के उठा के फेंकने का। समझ रहे हैं बातों को? आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहां तक, यहां पर ये बैकग्राउंड था, आप लोगों ने थोड़ा समझ चुका होगा। अब मैं जब चाणक्य की बात करता हूं, अगर मैं चाणक्य की बात करता हूं तो देखिए, पहला बात, सॉरी चाणक्य नहीं, अगर हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो अगर देखेंगे जस्टिन, एक जस्टिन लेखक है, यूनानी लेखक है। जस्टिन यूनानी लेखक ने बोला है क्या कि डाकुओं की सेना। क्यों बोला है? ये बोला कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने घनानंद को हराया, उनकी सेना के बारे में बोला डाकुओं की सेना, क्योंकि इनके सेना में उसमें कहीं ना कहीं आसपास के जितने कबीले थे उस तरह को, उस कबीले को शामिल किया गया। तो उस तरह से हो सकता है जस्टिन ने उन चीजों को देखते हुए लिखा कि डाकुओं की सेना थी। ठीक है, ये सब चीज देखने को मिलता है। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करने वाले हैं चाणक्य के बारे में, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो हम एक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे? देखिए बात को समझिएगा ध्यान से, एक एक लाइन बाय एक एक चीज महत्वपूर्ण है, एक एक चीज महत्वपूर्ण है। मैं 12 बोलता हूँ, एक एक चीज महत्वपूर्ण है। 317 बीसी में सबसे पहले जीतता है ये पंजाब को, पंजाब के क्षेत्र में, जहां पे पहले से कौन था? यूनानी। क्योंकि मैंने क्या बताया कि सिकंदर जीत के कुछ पार्ट को देके चला गया था, कुछ लोगों के बीच में बांट था। उस समय यूनान के सेनापति, उस यूनान के सेनापति थे यूथीडेमस। मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे हिंदी लिख रहा हूँ, जो इंग्लिश में होंगे वो समझ सकते हैं, यूथीडेमस ही लिखा है। ठीक है, पंजाब में एक यूनानी सेनापति थे यूथीडेमस, उसको हरा के, वहां पे हरा के सबसे पहले पंजाब को जीता। अब देखिए, पहले छोटे छोटे पार्ट को जीत रहा है, उसके बाद पूरे मगध को जीतता है। लेकिन बात को यहाँ पे है कि शुरुआत के स्टेज में चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत बार, मतलब कहने का मतलब कि जीत नहीं पाया, बहुत ही इसको असफलता हाथ लगी थी। तो एक इसमें कहानी था, एक इसमें कहानी है। उस कहानी को अगर हम जानेंगे तो उसी कहानी से कहीं ना कहीं उनको नैतिक शिक्षा मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और वहीं से स्ट्रेटजी को ये डेवलप करते हैं कि मतलब कहीं पे ये रुके हुए थे जंगल के पास। तो कोई घर में कोई दादी थी, वो अपने, कहने का मतलब कि पोता पोती को फिर मतलब खाने के लिए, मतलब कहने का मतलब कि रोटी दी, रोटी खाने के लिए दिया। तो वो बच्चा, जैसे गरम गरम रोटी होता है, तो बच्चा था कि रोटी को बीच से तोड़ा, हाथ जल गया, भाप निकला, हाथ जल जाएगा। तो उस एज ए मतलब टोन में बोली कि तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य की ऐसा ये मतलब मूर्खता वाला काम कर रहे हो। कोई भी चीज को खाना है तो साइड साइड से खाओ ना, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तुम भी उसी समय कहीं ना कहीं इस चीज में दिमाग में अटेंशन ड्रॉ होता है कि हम सेंटर को अटैक ना करेंगे, हम छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए हम पूरे इस मगध साम्राज्य को जीतेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब एक कहानी है, बहुत सारी चीजों में मिलता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, 317 बीसी की बात कर रहे थे, तो 315 बीसी में क्या होता है? 315 बीसी में घनानंद को हराता है। घनानंद जो कि मगध पे बैठा हुआ था, बहुत ही पावरफुल,
सॉरी ये पावरफुल तो नहीं था, इसके सेना बहुत ज़्यादा सेना थे, लेकिन ये तो भाई समझ सकते हो कि इस तरह का राजा था कि आप सोच नहीं सकते हो, मतलब एकदम भोग विलास राजा था। ठीक है, प्रवर्तक, प्रवर्तक था, कहीं ना कहीं पोरस देखने को मिलता है इसका नाम, पोरस प्लस चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए कौन कौन हेल्प कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य और प्रवर्तक, ये दोनों मिल के किसको हराते हैं, भद्रसाल, जो कि घनानंद के सेनापति होते हैं, भद्रसाल को हराते हैं। और इस तरह से अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के अगर बारे में हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में मिलता है 305 बीसी का एक टाइम है, 305 बीसी का एक टाइम है, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन मिलता है, सेलुकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य से भिड़ा था ये सेलुकस निकेटर। जब सिकंदर जीत नहीं पाया था मगध पूरे विश्व को, तो सेलुकस निकेटर जो कि उसका उत्तराधिकारी बना, तो इसका कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था कि हम अब उस चीज को जीतेंगे और उसके सपनों को पूरा करेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर अटैक करता है इंडिया के ऊपर पश्चिमी भाग में, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा देता है, और इस हार के कारण संधि होती है दोनों के बीच, इस हार के कारण दोनों के बीच में संधि होती है। और उस संधि में, अगर उस संधि की अगर बात, देखिए आप चीजों को समझिएगा, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी पहले अगर हम बात कर लें, इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी आपको, एपेनियास में। ठीक है, एपेनियास एक ग्रंथ है, उसमें इसकी जानकारी मिलती है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ 305 बीसी में। ओके, और इसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई, और इस हार में संधि स्वरूप क्या हुआ कि पहला बात, हेलेना, ये दो नाम देखने को मिले, हेलेना या तो कार्नोलिया, कार्नेलिया, ठीक है, कार्नेलिया, ये इनकी पत्नी, सॉरी इनकी बेटी थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना या कार्नेलिया, दोनों एक नाम था। इसका विवाह होता है किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। मैं सीएम को समझ, चंद्रगुप्त मौर्य से इनका विवाह होता है, और दहेज स्वरूप, दहेज स्वरूप चार क्षेत्र ध्यान रखेगा, आराकोसिया, एरिया, जेडोसिया, ठीक है, और पारस पेडिया, ठीक है। आराकोसिया को बोलते थे कंधार, एरिया को हेरात, जोडेसिया को बोलते मकरान जो कि बलूचिस्तान में भी है, और परस्पोडिया को बोलते थे काबुल। ये देखिए, ये ग्रीक कहने का तो यूनानी नाम है, और ये हमारा आप समझ सकते हो उस समय का जो जो लैंग्वेज है उसका उसके अकॉर्डिंग नाम है, और आज का प्रेजेंट भी आप समझ सकते हो। तो ये नामों को आपको याद रखना है, इसमें मैच द फ्लोइंग देता है, क्या राकोसिया किसको बोलते थे, तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ओके चलिए, ये हो गया आपका क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। चलिए अब मैं जो आपको बताने वाला हूं कि साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी देगा ना अपने ससुर को कुछ ना कुछ गिफ्ट, क्या दिया था, 500 हाथी, 500 हाथी एज ए गिफ्ट दिया था सेल्यूकस निकेटर को। तो ये संधि हुआ, और इस संधि में ये सारे चीज हुए, और इसी समय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है, क्योंकि आप बात को समझिए ना, समझना बात को, क्योंकि उस समय जो आप ये आराकोसिया देख रहे हैं, आराकोसिया में मेगास्थनीज पहले से विराजमान था, वहां पर का वो पहले से राजदूत था आराकोसिया में। तो आराकोसिया जब इसके एरिया में आ गया, तो कहीं ना कहीं मेगास्थनीज भी इसके अंडर में आ गया, और मेगास्थनीज 305 से लेके 299 बीसी तक रहता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और यही मेगास्थनीज इंडिका की रचना करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया है, कुछ चीज सही है, कुछ चीज सही नहीं है, ठीक है।
यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेगास्थनीज रहा था, ठीक है। और ये कहाँ का पहले था, तो कहाँ रह रहा था पहले, तो अराकोसिया में। ये आपको भी ध्यान रखना, ठीक है। अराकोसिया इसको कंधार बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, अगर बात करेंगे तो कहीं बहुत सारे यूनानी ग्रंथों में मिलता है कि इसने, कि ये जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य, ये हमारा, हम बात कर लेंगे सिकंदर से मिला था। ऐसा बहुत सारे यूनानी ग्रंथों में मिलता है कि इसने सिकंदर से मिला था, सिकंदर पर एक बार अटैक किया था, लेकिन सिकंदर इसको बच्चा समझ के छोड़ दिया, ठीक है। अटैक किया था मतलब कुछ कुछ ऐसा, मतलब छोटा मोटा हमला किया होगा, बट इसको बच्चा समझ के छोड़ दिया, और उसके बाद कुछ ऐसा किया नहीं। तो ऐसा कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, तो इस चीज़ को आप लोग को समझना है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें इतना ही समझना है। अब हम थोड़ा सा खाली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे कि इनका जो एरिया था, कहाँ का साम्राज्य, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, एक एक चीज महत्वपूर्ण है, एक एक चीज महत्वपूर्ण। मैं जितना लिख दिया हूं उससे ज्यादा कोई भी एग्जाम में आपका नहीं आने वाला, इतना आपको ध्यान रखें। नॉर्थ में देखते हैं कश्मीर तक, ठीक है। बंगाल, ईस्ट की ओर देखेंगे तो बंगाल तक, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि महास्थान और सोहगौरा तामपत्र, इसमें ये दोनों बांग्लादेश के अंदर है ना, सॉरी सोहगौरा तो गोरखपुर में, महास्थान जो बांग्लादेश का, बांग्लादेश में अंदर तामपात्र पाया गया, उसमें क्या लिखा गया था कि जब अकाल पड़ा था तो यहाँ से खदान बंटवाया गया था उसके राजकीय कोष से। तो कहीं ना कहीं महास्थान तक इनका, बांग्लादेश तक, मान बंगाल तक इसका एरिया था चंद्रगुप्त मौर्य का। साउथ में कर्नाटक की ओर, क्यों, पहला बात, अगर हम बात करेंगे, पहला बात कि दो तमिल पोएट, ठीक है, अहरानूर, ठीक है, क्या क्या नाम उनका है, एक का नाम है अहरानूर, ओके, जो संगम काल के पोएट थे, अहरानूर संगम काल के पोएट थे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, तहरानूर और एक ममूलानूर, ठीक है, ममूलानूर। इन्होंने अपने बुक में ऐसा मतलब वर्णन किया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इन्होंने अपना जो एरिया था, इस एरिया को इतना कर्नाटका रीजन तक के, आंध्र कर्नाटका रीजन तक के फैलाया हुआ था। इस दोनों चीज में आपको, इस संगम पोएट था, ठीक है, संगम काल का पोएट था, तो वो संगम में सबसे तमिल पोएट होगा, संगम पोएट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे संगम पोएट। लेकिन जितना भी हिस्ट्री का आप समझ सकते हैं, हिस्ट्री जो भी तैयार होता है चीजें, तो पूरे चीजों को इकट्ठा करके तैयार होता है, ठीक है। ऐसे नहीं अपने मन से आपको हर जगह एक चीज मिलता है, हर जगह एक चीज नहीं मिलता। यहाँ सौराष्ट्र तक था, गुजरात में, आपको पता भी होगा क्यों, कैसे था, क्योंकि आपको जूनागढ़ का अभिलेख पता होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उसमें क्या था कि सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सारे चीज आपको ध्यान रखना, गिरनार अभिलेख जिसमें सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो इतने सारे एरिया में पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। क्लियर, आप लोग चीजों को समझ गए होंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द सफिशियंट, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। बस आपको एक चीज आपको याद और याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर हम अन्य नाम की बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत, ये भी आपके लिए कहने का मतलब एक तरह समझ लिए कि महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इससे भी आपका एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, तो वहां पे आपको परेशान नहीं होना। मैं यहाँ पे सारा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस कहाँ दिखाई देता आपको, तो पहला बात है ग्रीक ग्रंथों में, किसके द्वारा, स्ट्रैबो से, यूनानी लेखक है, ठीक है, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, ओके, ये देख रहे हैं, इनके द्वारा इनका नाम मिलता है सेंड्रोकोटस, क्या मिलता है, सेंड्रोकोटस, ठीक है, इंडोकोटस, ये सब आप समझ सकते हैं। ये सब जो जितने भी नाम हम देख रहे हो, इंडोकोटस, सेंड्रोकोटस, सब ग्रीक नेम, ग्रीक तो यूनानी नाम है। इंडोकोटस किसके द्वारा है, एपिनियास और प्लूटार्क द्वारा, एपिनियास और प्लूटार्क द्वारा। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ब्रिशल, इसका मतलब था नीचे कुल का, नीचे कुल का
ब्रिसल का अगर बात कर ले तो ऐसे इसका मीनिंग होता है हंटर, शिकारी के वंश से था। इसका नाम ऐसा लिखा गया मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसका बुक है? तो विशाख दत्त का। किसका बुक है? विशाख दत्त का। ये सारे चीज महत्वपूर्ण है और सारे को नोट डाउन करना पड़ेगा। सारे को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप नोट डाउन करते नहीं है, केवल वीडियो को देखते हैं, तो फिर ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। फिर आप वीडियो को ना देखिए ही तो सही रहेगा। आप अपना समय को बर्बाद ना करिए। ओके, तो यहाँ तक आप लोग चीजें समझ चुके होंगे। मैं अब आगे चलूंगा और मैं अब आगे मैं बताने वाला हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य का फिर कैसे इन्होंने अपना प्राण को त्यागा। उन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे कि बहुत भीषण अकाल, 12 वर्षों का भीषण अकाल। 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है उस समय मगध के क्षेत्र में। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु दिगंबर था। ये दिगंबर गुरु था जैन का। इसके अंडर में इससे शिक्षा दीक्षा लेता है। और श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में जगह है श्रवण बेलगोला। आज भी मंदिर है, मूर्ति वहां पे श्रवण बेलगोला में, जो कि कर्नाटका रीजन में है। कौन सी विधि भैया? संलेखना विधि। मैंने बताया था, मैंने जब आपको मैंने पढ़ाया हूँ, आप देखिएगा, मैंने जब पढ़ाया आपको जैनिज्म, मैंने वहां बताया कि संलेखना विधि क्या होता है। ठीक है, संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना विधि आप समझ सकते हो कि उसमें क्या होता है कि भूखे प्यासे अपने प्राण को त्याग करिए और प्राप्त करिए निर्वाणा को। ये संलेखना विधि था, जैन धर्म का एक पार्ट था। संथारा भी एक जैन धर्म का पार्ट है। इस तरह से ये अपने कहने का मतलब कि प्राण को त्यागते हैं। और ये प्राण त्यागने से पहले जो भी उत्तराधिकारी के रूप में जो बोलते हैं कि जो हमारा उत्तराधिकारी बनेगा वो सी सेन की चर्चा करते हैं। तो वही सी सेन आगे बिंदुसार के बारे में आपको दिखाई देगा। ठीक है, बिंदुसार के बारे में आपको दिखाई देगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बिंदुसार। ओके, तो नेक्स्ट हमारा वो क्या है? बिंदुसार। अब हम देखेंगे कि बिंदुसार कौन थे और बिंदुसार के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, लेकिन हमको इसको भी आपको समझना। पहला बात, बिंदुसार का तो पहले नाम ही ध्यान ले। इतना महत्वपूर्ण ये नहीं है क्योंकि इसका बहुत सारे ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ में तो कहीं इसका नाम ही नहीं मिलता है। पहला बात, बौद्ध ग्रंथों ने बिंदुसार का तो कहीं चर्चा ही नहीं किया। पहले डेट की अगर बात कर लें, 297 से 267 या 273 तक आपको कहीं कहीं दिखा देगा। ठीक है, ये डेट सब कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं। ठीक है, डेट पे आपको जाना ही नहीं। ठीक है, जैन ग्रंथ में इसका नाम मिलता है शीसेन। मैंने बताया ना कि क्या बोला चंद्रगुप्त मौर्य कि हम शीसेन को उत्तराधिकारी रखेंगे। और जैन से बहुत ज्यादा प्रभावित था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। पुराणों में भद्रसार, वहां पे भद्रसाल, यहाँ पे भद्रसार, ये अलग चीज है। ठीक है, दोनों यूनानी ग्रंथ। ग्रीक में क्या इनका नाम मिलता है? अमित्र चेट्स, अमित चेट्स। ठीक है, ये सब सारे ग्रीक लैंग्वेज हैं, तो ये आपको समझ सकते हैं कि अमित्र चेट्स। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम भी बहुत जबरदस्त लिखा है, अमित चेट्स। संस्कृत ग्रंथ में अमित्र घात, शत्रुओं का नाश। अमित्र मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, नाश करने वाला। ओके, तो ये सारे इनका नाम इतने, इनके बारे में इतना नाम दिखाई आपको पड़ता है। इनके बारे में मैं एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं। देखिए, जो महत्वपूर्ण होगा मैं उनको, जब देखिए अशोक के बारे, अशोक का श्रीलेख के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल बताया, लेकिन इसको मैं कम क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में जानकारी ही नहीं अवेलेबल है। आजीवक धर्म के अनुयायी एक थे, पिघली पिघलवत्स, पिघलवत्स। ऐसा नहीं जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं, वो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। वो भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हिस्ट्री में इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब ही नहीं है।
हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं ज़्यादा इंग्लिश लिखूंगा। अभी एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादा हिंदी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सारे एक ही चीज़ है। पिगलवत्स नाम का कोई आजीवक धर्म का बहुत ही बड़ा अनुयायी था, आप सोच सकते हैं, और उसी के ये उससे बहुत ज़्यादा इनका लगाव था, इसलिए बिंदुसार का बारे में बोला जाता है कि आजीवक धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, आजीवक धर्म के अनुयायी थे। ओके, तो एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यादान, ठीक है, उसमें क्या लिखा है इस चीज को समझिएगा। एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यादान, उसमें लिखा गया है कि बिंदुसार के समय 500 मंत्रियों का मंत्री परिषद था, 500 मंत्रियों का मंत्री परिषद था, और इसके जो हेड थे, इसके जो प्रधानमंत्री थे, उसका नाम खल्लाटक। तो अभी बिंदुसार में हम खल्लाटक नाम के प्रधानमंत्री चर्चा होगी, आगे हम अशोक चलेंगे, उसमें हमें राधा गुप्त नाम के प्रधानमंत्री चर्चा होगी। ठीक है, अशोक के समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमने देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो जिसके समय जो जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, इससे सवाल आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो बिंदुसार के समय जो महत्वपूर्ण बात, दो विद्रोह हुए, इनके राज्य के अंदर ही विद्रोह हुए, दो जगह, कहाँ कहाँ ये आपको समझना है। एक हुआ तक्षशिला में, एक हुआ उज्जैनी में। उज्जैनी, तक्षशिला में जो होता है विद्रोह, वहां पर भेजता है सुसीम बेटा को, एक अशोक, दोनों बेटा को भेजता है, दोनों इस विद्रोह को वहां पे दबाने का काम करता है। लेकिन उज्जैनी में जो विद्रोह होता है, ये अशोक दबाता है, क्योंकि अशोक वहां का गवर्नर था, तो अशोक ही दबा देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बारे में क्या पता चलता है कि सीरिया के शासक, सीरिया के शासक, ऐसे बिंदुसार के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। सीरिया के शासक एंटियोकस, मैं जो लिख रहा हूं एंटियोकस फर्स्ट, एंटियोकस फर्स्ट इसके मित्र थे, सीरिया के शासक थे। उनसे इन्होंने 3 चीज डिमांड किया। क्या क्या डिमांड किया? सूखी अंजीर, ड्राई फिग, ओके, मीठी शराब, क्योंकि वहां पर सीरिया में ये सब चीज फेमस थी, तो इसका ही मन शौक होगा पीने का, तो इसने मंगवाया, बोला कि मीठी शराब भेज दीजिएगा। और एक दार्शनिक, फिलोसफर, एक दार्शनिक, दार्शनिक जो हमें हेल्प करे, हमें राजपाट के अंदर में मुझे सलाह देने में हेल्प करे, हर एक चीज में दार्शनिक उस समय सीरिया के फेमस थे। देखिए, इसके दोस्त बोलते हैं, देखिए रिप्लाई करते हैं कि हम इन 2 चीजों को भेज सकते हैं, बट हम फिलोसफर को नहीं भेज सकते हैं। तो ये सवाल आता है कि 3 चीज में कौन कौन चीज को भेजा गया था। बोला फिलोसफर को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्रीक प्रथा में, हमारे ग्रीक कल्चर में ऐसा है कि हम किसी भी दार्शनिक को दूसरे राज्य की ओर की तरफ मतलब नहीं भेज सकते हैं। ये हमारा ग्रीक का प्रथा है, ये चीज यूनान का प्रथा है, इसलिए इन्होंने इस चीज को फिलोसफर को नहीं भेजा। ठीक है, हालांकि एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डाइमेकस को भेजा था दरबार में। ठीक है, तो कौन सा राजदूत आया था? एंटियोकस का राजदूत कौन था? डाइमेकस। इसी तरह से हम देखेंगे मिस्र के राजा टॉलमी सेकेंड, ठीक है, टॉलमी द्वितीय, या फिलाडेल्फस इनका नाम मिलेगा, फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस। ठीक है, तो फिलाडेल्फस और टॉलमी द्वितीय एक ही नाम है। ये अपना राजदूत, इसे क्या राजदूत पूछेगा? डायनोसियस, डायनोसियस। देखिए दोनों कंफ्यूजन, डायमेकस और डोनेसियस में कंफ्यूजन नहीं होना, कैसे याद करना मैं ये भी बता देता हूं। ठीक है, यहां देखिए एंटीयोकस, कस है तो यहाँ पे कस है, डायमेकस एंटीयोकस, ये दोनों याद रहेगा, ये सीरिया के थे और ये सीरिया के राजदूत थे। फिलाडेल्फस जब ये याद है, ये तो याद ही रहेगा, डायनोसियस राजदूत को भेजता है मिस्र के। तो ये बिंदुसार के बारे में ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सफिशियंट है। बिंदुसार का डेथ होता था 223 में, तो इसके बाद ये अपना उत्तराधिकारी के रूप में सुसीम को बोलता है कि सुसीम बनेगा मेरा उत्तराधिकारी।
बट बात क्या होती है कि अशोक बनता है क्योंकि अशोक का सपोर्ट होता है, राधा गुप्त जो उसके पीएम बनते हैं बाद में, अशोक का सपोर्ट होता है, बहुत सारे मंत्रियों का सपोर्ट होता है और अशोक बनता है। ऐसा बहुत सारे ग्रंथ हैं जैसे कि महावंश और दीपवंश, दो ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ का, उसमें ऐसा बोला गया कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का हत्या किया। क्योंकि बिंदुसार के अगर हम बात करते हैं तो इनके 101 पुत्र होने का दावा किया जाता है, ठीक है, 101 पुत्र होने का दावा किया था, आप सोच सकते हो। और बहुत सारे पत्नियों के बारे में इनका दावा किया था कि बिंदुसार के बहुत सारी पत्नियां थी और 101 पुत्र थे। तो कहीं कहीं बहुत सारी अतिशयोक्ति चीजें लिखी गई है बौद्ध ग्रंथ के अंदर में, तो उन चीजों को पे आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है। लेकिन ऐसा बोला था कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का हत्या करता है और उसके बाद गद्दी बैठता है, और एक भाई था 30, सबसे छोटा भाई 30 था, उसको छोड़ देता है। 30 सुचिम और अशोक, 3 इधर हो गए और बाकी देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा क्योंकि आगे अशोक ने अपने बहुत सारे अभिलेखों में लिखा है कि मैं अब राजमहल में अपने भाइयों और अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तो कैसे रहेगा जब परिवार को ही खत्म कर देगा, तो किस के साथ रहेगा, ऐसा क्यों वो लिखेगा। तो ये चीजें समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति है, तो इन चीजों को समझते हुए हमें जाना, ठीक है। तो इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। हमने बिंदुसार को देखा, हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा। कहीं कहीं पर अगर बीच में ऐसा मिस्टेक हुआ होगा तो आप उस चीज को देख लीजिएगा। ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं पे भी एक चीज ऐसा छूटा भी होगा, ठीक है। और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए वो सारी इन्फॉर्मेशन, एक भी इन्फॉर्मेशन इसमें गलत नहीं होंगे। तो उन चीज़ों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैंने पुटअप किया है, सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। एक एक चीज़ों मुझे लगा उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्लियर किया, एक भी चीज़ यहाँ पे नहीं छूटा है। मैंने बिंदुसार का क्या क्या नाम था, किस धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार के समय क्या क्या विद्रोह हुए, क्या क्या चीजें, जो भी महत्वपूर्ण चीजें मैंने यहाँ पे सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अशोक के और उसके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे, उसको डिटेल से पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के लिए उसको डिटेल से पढ़ेंगे। मौर्य का प्रशासन, मौर्य का आर्ट, ये महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी मेंस टॉपिक के लिए। ओके, तो हमने मॉडर्न आर्ट पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, मॉडर्न आर्ट का एक और वीडियो आएगा। तो मॉडर्न आर्ट खत्म, फिर मौर्य प्रशासन के बाद जो इस चैप्टर में चलेंगे मौर्य प्रशासन को, उसको मेंस लेवल तक पढ़ लेंगे हम मौर्य प्रशासन को, इसके बाद जो इस सेकंड वीडियो जिसके बाद आने वाला है, ठीक है। चलिए सेशन को करते हैं समाप्त। अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।